हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपनी परिवार फ्री एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज का हमारा नया टॉपिक है न्यूटन की गति के नियम। तो आपको मालूम होगा कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मात्र 10 से 12 मिनट में हम इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले न्यूटन की एक पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। तो न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 ईस्वी में गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तो आपको याद रखना है कि कब किया और किस पुस्तक में किया था। तो पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया और कब किया था? 1687 में। तो ठीक है, न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 ईस्वी में न्यूटन की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। अब इन नियमों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। सबसे पहले है न्यूटन गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो पहला और तीसरे के एग्जाम्पल बहुत बार देखने को मिलते हैं, लेकिन तीनों ही हमें पढ़ना है अच्छे से। देखते हैं यहाँ पर न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, ये कहता है यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो हमेशा गति अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु विराम में है तो हमेशा विराम में ही रहेगी, यदि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये नियम जो है वो ही जड़त्व की जो डेफिनेशन थी, इनर्शिया जो जड़त्व होता है, सेम जो डेफिनेशन है वो इसकी है। इसलिए वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलीलियो। तो गैलीलियो ने न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा था। तो इसलिए इसके 3 नाम आपको याद रखना है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही कहा जाता है जड़त्व का नियम, इसी को कहा जाता है गैलीलियो का नियम, क्योंकि गैलीलियो ने कहा था कि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम ही है। ठीक है, और जो बल की परिभाषा इसी नियम से प्राप्त होती है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या याद रखना है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम, और इसे ही गैलीलियो का नियम कहा जाता है, गैलीलियो का नियम। और क्या है इसकी परिभाषा? यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, और विराम में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम्पल में कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखना है? इसमें 3 एग्जाम्पल रहते हैं बस के, जो बार बार आते रहते हैं, और आपको कौन कौन से रहेंगे वो मैं समझाता हूं। तो आपको 3 एग्जाम्पल क्या याद रखना है कि 3 एग्जाम्पल हैं बस के। एक एग्जाम्पल है कंबल का, एक है पेड़ का, और एक है रोड रोलर का। ये आपको याद रखना है, रोड रोलर, पेड़, कंबल, और 3 है बस के। अब क्या एग्जाम्पल है इनको समझो। जो बस के एग्जाम्पल आते हैं वो ऐसे आते हैं कि रुकी हुई बस का अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। बस पहले रुकी हुई है, उसमें जो यात्री बैठे हैं, अचानक से बस चलना स्टार्ट कर देती है, तो उसमें बैठे हुए यात्री जो है पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो किस नियम के अकॉर्डिंग आता है? तो आप बोलोगे न्यूटन की गति के प्रथम नियम। चलती हुई बस के अचानक रुकने से उसमें बैठे हुए व्यक्ति आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये भी न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार। और चलती हुई बस से अचानक उतरने पर व्यक्ति को बस के साथ बस की दिशा में दौड़ना पड़ता है कुछ दूर तक, है ना। तो चलती हुई बस से अचानक उतरने पर व्यक्ति को बस के साथ बस की ही दिशा में कुछ दूरी तक दौड़ना पड़ता है ना। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के पहले नियम के अकॉर्डिंग आते हैं। अब आता है कंबल का एग्जाम्पल। कंबल का एग्जाम्पल क्या आता है कि किसी डंडे से कंबल को पीटने से कंबल में लगे छोटे छोटे धूल के कण उससे अलग हो जाते हैं। क्यों? तो वो भी किस में आता है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कंबल जो है वो गति अवस्था में आ जाता है जब हम पीटते हैं डंडे से, लेकिन उसमें जो कण लगे रहते हैं धूल के वो विराम में ही बने रहते हैं, जिससे वो अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट ये आता है पेड़ वाला। पेड़ में क्या याद रखना आपको कि पेड़ का है एक रोड रोलर का है। रोड रोलर का ऐसा आता है कि रोड रोलर को स्टार्टिंग में चलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो रोड रोलर को स्टार्टिंग में गति करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, लेकिन थोड़ी देर में जब वो गति अवस्था में आ जाता है तो फिर कम बल की आवश्यकता होती है। तो ये भी किसके अकॉर्डिंग? तो आप बोलोगे न्यूटन की गति के पहले नियम के अकॉर्डिंग। और लास्ट एग्जाम्पल होता है पेड़ का। पेड़ का कैसा है कि पेड़ की किसी टहनी को हिलाने पर उसमें लगे पत्ते और फल टूटकर नीचे गिरने लगते हैं।
क्यों? क्योंकि पेड़ को की टहनी को जब हिलाते हैं तो वो तो गति अवस्था में आ जाती है, लेकिन जो पेड़ के पत्ते हैं और फल हैं वो ब्राह्मयी अवस्था में बने रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन टहनी आ जाती है गति अवस्था में और वो रहते हैं विराम अवस्था में, जिससे वो टूटकर उससे नीचे गिरने लगते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके सामने जब भी क्वेश्चन आए तो बसों का कोई भी एग्जाम्पल हो वो प्रथम नियम के अकॉर्डिंग आता है, कंबल का एग्जाम्पल आता है, रोड रोलर का एग्जाम्पल आता है या पेड़ का एग्जाम्पल आता है। ये सारे के सारे किसके हैं? प्रथम नियम के एग्जाम्पल हैं। इसमें भी होता है गति का जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व होता है, तो वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानने के लिए, बस आपको एग्जाम्पल आने चाहिए, क्योंकि उनसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एक विराम का जड़त्व का है या गति के जड़त्व का है। फिर भी अगर आपको लगता है तो जो स्टार्टिंग की मोशन होती है वही जड़त्व होता है। जैसे मैंने बोला कि चलती हुई बस के अचानक रुकने से उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो पहले बस चल रही थी ना, तो इसमें गति का जड़त्व है। अगर मैंने बोला रुकी हुई बस के अचानक चलने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो पहले बस की स्थिति क्या थी वही जड़त्व होता है। पहले बस रुकी हुई थी तो इसको बोलेंगे विराम का जड़त्व, अगर पहले बस चल रही है तो गति के जड़त्व। तो ऐसे आप उसको जज कर सकते हो, है ना, अगर आपको जानने की इच्छा है तो ऐसे आप उसको चेक कर सकते हो। तो प्रथम नियम के एग्जाम्पल क्या है? इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, इसी को गैलीलियो का नियम कहते हैं, और इसकी परिभाषा भी हमने जान ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले संवेग की मात्रा में परिवर्तन उस पर लगे हुए बल के अनुक्रमानुपाती होती है ना। तो संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इससे एक व्यंजन निकलता है। कहने का मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बल की परिभाषा किससे प्राप्त होती है, तो जो बल की परिभाषा है वो आती है न्यूटन की गति के पहले नियम से, लेकिन बल का जो व्यंजन प्राप्त होता है F बराबर ma, जो व्यंजक पूरा प्राप्त हो जाता है वो है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। तो इसमें ए ड्राइव हो जाता है F बराबर m इंटू ए, ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स और एक्सेलरेशन। तो ये प्राप्त कैसा होता है? क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो संवेग संरक्षण की दर है ना, वो उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अब संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, जो p बराबर mv। संवेग को रिप्रेजेंट करते हैं हम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। संवेग p बराबर m इंटू v। तो उसमें बोला गया कि संवेग संरक्षण की दर है ना, उस पर लगे हुए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा एक डेरिवेशन टाइप का है, ठीक है, तो वो ये आ जाता है F बराबर ma। तो इसलिए कहा जाता है कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और अगर आपको ये डेरिवेशन जानना है कि कैसा है तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो क्या होता है कि P बराबर होता है mv। ठीक है, अगर कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो संवेग में परिवर्तन कितना हो गया होगा? तो आप बोलोगे द्रव्यमान हमेशा m रहेगा दोनों साइड। अगर वेलोसिटी इसकी स्टार्टिंग में कुछ अलग हो जाएगी, जिसे हम u से रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल में अलग हो जाएगी mv। तो संवेग में कितना परिवर्तन हो गया? तो p बराबर होता है mv। ये संवेग है प्रारंभिक संवेग और ये है अंतिम संवेग। तो हम बोलेंगे कि संवेग में परिवर्तन मतलब ये हमारा है p1 बराबर mu और p2 बराबर अंतिम संवेग mv। तो डेल्टा p निकालना है, संवेग परिवर्तन की दर कितनी है, तो हम बोलेंगे mv माइनस mu, मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो हम बोलेंगे mv माइनस mu। m जब हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा v माइनस u। तो ये हमारा हो गया डेल्टा p। लेकिन मैंने बोला था संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन की दर, तो इसको संवेग परिवर्तन की दर हम मान लेते हैं कि डेल्टा t समय में इतना परिवर्तित हुआ। तो संवेग परिवर्तन की दर कितनी है, तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा t, यहाँ भी लगाएंगे। और आपको मालूम होगा कि v माइनस u वेलोसिटी में चेंज है, ये डेल्टा v कह सकते हैं इसको हम, चेंज इन वेलोसिटी। ये है अंतिम वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, है ना, मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का अंतर कितना है। तो हम बोलेंगे, इसी को हम थोड़ा सा ड्राइव करें और आगे, तो m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अभी आपको मालूम होगा कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है ना। तो यहाँ पे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इसको हम क्या बोलते हैं आपको मालूम होगा, v अपॉन t को बोला जाता है a, जिसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो हम बोलेंगे डेल्टा p अपॉन डेल्टा t बराबर हो जाएगा m इंटू a। m कहाँ से, क्योंकि m तो ये वाला था, और v माइनस u डेल्टा v हो गया और डेल्टा t नीचे, तो ये ma। तो देखो ma आ गया। और अभी हमने बताया था कि डेल्टा p अपॉन डेल्टा t संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो
इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बोला था कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल की अनुक्रमानुपाती होती है, तो इसकी जगह पे हम F रख सकते हैं, तो इसलिए हो जाता है F बराबर ma। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, कंपटीशन में इतना ज़्यादा डेरिवेशन के लिए कभी नहीं आ सकता। बस आपको पता होना चाहिए कि संवेग संरक्षण की जो दर होती है उस पर लगाए गए बल की अनुक्रमानुपाती होती है। ये परिभाषा है न्यूटन की गति के दूसरे नियम की। ठीक है, और इससे बल का व्यंजन प्राप्त होता है। अब हाँ, कौन से एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है वो देखो आप। 2 एग्जाम्पल ऐसे रहते हैं वो इंपोर्टेंट है कॉम्पिटिशन के हिसाब से। वो कौन से, कि जब कोई खिलाड़ी होता है किसी बॉल को कैच करता है तो कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींच लेता है थोड़ा सा, है ना। तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण जो है न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार वह जो होता है, जो खिलाड़ी अपने कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींच लेता है, जिससे उसके हाथ पर जो है फोर्स कम लगता है। ठीक है, और एक आता है कि यदि कोई व्यक्ति चिकने फर्श की अपेक्षा किसी मिट्टी पर कूदता है तो उसके पैरों में कम चोट लगती है। किस नियम के अकॉर्डिंग है ये, तो आप बोलोगे ये भी न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, दोनों के दोनों, एक कैच वाला एक कूदने वाला। ठीक है, खिलाड़ी जब कैच करता है तो हाथों को पैर थोड़ा सा पीछे खींच लेता है, वो भी है सेकंड के अकॉर्डिंग। और कूदने वाला था कि चिकने फर्श के बजाय अगर हम किसी कच्ची भूमि पर कूदते हैं तो क्या होता है, तो वहां पर फोर्स कम लगता है पैरों में। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है इसमें। अब इंपॉर्टेंट बहुत है क्रिया प्रतिक्रिया वाला, जिसको बोलते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इसके बारे में क्या पढ़ना आपको, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये कहता है तृतीय नियम, क्या बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, देखते हैं हम कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। और तो एग्जाम्पल एक तो आता है तैरना, दूसरा चलना, तीसरा दौड़ना। दौड़ना या चलना एक ही चीज में आ जाएगा वैसे तो, चलना, तैरना, उड़ना। इसके अलावा एक नाव वाला एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक रॉकेट वाला याद करना है। इनको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आप समझ जाओगे। इसका आपको समझ में आ गया कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर आप किसी भी दीवार पर मारते हो तो उतना ही फोर्स, जितने फोर्स से आप मारोगे उतनी ही फोर्स से रिवर्स प्रतिक्रिया आएगी आपके हाथ पर। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि व्यक्ति का चलना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण पॉसिबल हुआ है। जब हम चलते हैं तो हम एक फोर्स के थ्रू पृथ्वी पर प्रेशर डालते हैं, और पृथ्वी भी उतनी प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे शरीर को प्रेशर करती है, जिससे हम क्या आगे चलते हैं। तो बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जब हम दौड़ते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, है ना, दौड़ने में, तो ज़्यादा प्रतिक्रिया स्वरूप हमें एक बल मिलता है, रिवर्स बल, जिससे हम दौड़ पाते हैं, ज़्यादा तेज चल पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति का, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए व्यक्ति का चल पाना किस नियम के अकॉर्डिंग संभव हो पाता है, तो आप बोलोगे किसी भी व्यक्ति का चलना या किसी भी व्यक्ति का चलने के साथ साथ तैरना। जब हम पानी में तैरते हैं तो आपको मालूम है कि पानी को खींचते हैं, तो जितना हम पानी को खींचते हैं, जितनी स्पीड से खींचते हैं, जितना बल लगा के खींचते हैं, पानी भी हमें उतनी स्पीड से, उतने ही बल से प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल प्रदान करता है आगे की ओर, जिससे व्यक्ति तैर पाता है। तो व्यक्ति का तैरना, व्यक्ति का चलना और पक्षियों का उड़ना। जब पक्षी उड़ते हैं तब भी आपने देखा होगा कि पक्षी क्या करते हैं, हवा में, वायु में फोर्स लगाते हैं नीचे की ओर। जब पक्षी वायु में नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो वायु भी उन पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगाती है, जिससे वो उड़ पाते हैं। तो याद रखना, तैरना, चलना, उड़ना। अब नाव और रॉकेट के भी एग्जाम्पल याद रखना है। तो नाव में आपको मालूम है कि जब नाव किनारे पर आ जाती है तो जब वो व्यक्ति उस नाव से किनारे पर कूदने की कोशिश करता है तो एक बल लगाता है उस नाव पर। जब नाव पर एक पीछे की ओर बल लगाता है तो नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। जैसे आपको मालूम है कि नाव से मुझे बाहर आना है तो हम कूदने के लिए एक नाव पर बल लगाते हैं तो नाव पीछे हट जाती है। तो ये क्वेश्चन आता है ये वाला कि यदि कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदने के लिए जो नाव पर बल लगाता है तो नाव पीछे की ओर खिसक जाती है, तो क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आता है तृतीय नियम से। तो ये भी है। और एक रॉकेट का आता है कि रॉकेट का ऊपर जाना। जो रॉकेट होते हैं हम चलाते हैं तो ये ऊपर जाता है, वो भी किसके, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ही होते हैं। तो तैरना, चलना, उड़ना और नाव वाला एग्जाम्पल और रॉकेट वाला एग्जाम्पल, ये सब के सब तृतीय नियम के आते हैं, तृतीय नियम के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
और प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी यदि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और द्वितीय नियम कहता है कि संवेग संरक्षण की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से या तो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आते हैं, कॉम्पिटिशन में आपको सिर्फ एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या एग्जाम्पल कि बताइए ये एग्जाम्पल किसके अंतर्गत आता है। तो बताइए कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।